गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट ईएमआई एंड एससी इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? तो सबसे पहले हमारी जो फोर्थ यूनिट है ईएमआई एंड एससी, सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए क्या होता है। इससे पहले हमने थर्ड यूनिट में देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। क्लियर? तो एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने सोचा कि क्या इसका जो रिवर्स प्रोसेस है क्या वो भी पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाए, एक ईएमएफ जनरेट हो जाए। क्लियर? तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और हम उसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होता है, और अगर हमारा सर्किट क्लोज है तो एक करंट फ्लो होता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उस करंट को, जो करंट पैदा हुआ है, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप लिखे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomena of inducing an EMF or voltage or current in an electric circuit by changing its magnetic flux or magnetic field. If circuit is closed, then a current flows in the circuit which is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic इंडक्शन। क्लियर? अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके बेस पर ही हमारे पास जितने भी एसी जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, टेलीफोन है, टीवी है, ये सब ईएमआई के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जितने भी ट्रेन वगैरह है, कंप्यूटर है, ठीक है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बेस है। यानी कि अगर हम एक वर्ल्ड इमेजिन करें विदाउट दीज थिंग्स तो वी कांट इमेजिन। क्लियर? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? इसके बाद हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखी तो उसके अंदर एक वर्ड आया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। क्लियर? अभी देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखे तो आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर? यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जो कंडक्टर है उसके यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं उसको हम कहेंगे कि वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरली मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। क्लियर? तो आप अगर ये वर्ड्स देखें तो कंफ्यूज ना हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड ही लेकर चलें। अभी देखिए हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं बात करूं कि एक रीजन है जिसके अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है, और इस रीजन के अंदर हमने क्या किया, यहां पर एक कोई भी हमने सर्किट रखा और इस सर्किट का जो प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल इस तरीके से, तो यहां से आप देख सकते हैं कि प्लेन का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, ध्यान से समझे इस एंगल को, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी है और ये जो हमारे पास हमने सर्किट लिया है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है,
क्लियर। तो यहाँ पर हम एरिया को एज ए वेक्टर लेकर चलते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हैं कि अगर हम एरिया को एज ए वेक्टर लेकर चलते हैं तो क्या होता है कि भाई एरिया वेक्टर है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर दो चीजें होंगी, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो सिंपल हम क्या लेकर चलेंगे, ए, और डायरेक्शन क्या होगी, जो कि उसका नॉर्मल है। क्लियर। अब जैसे कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, या हम कहें इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर। मैग्नीट्यूड जो भी इसकी लेंथ ब्रेथ है उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली डॉट प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। We can simply define magnetic flux as a scalar quantity which is dot product of magnetic field and area vector. Then we can write magnetic flux is equals to VA cos theta, where theta is the angle between normal to the plane to the magnetic field. अब यहां से ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम लेकर चलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब देखिए थीटा 0 कब है, अगर हम ये अज्यूम करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड से और बाहर की तरफ आ रही हैं। क्लियर। तो इसका जो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी किधर होगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, यानी यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आया BA। लेकिन अगर ऐसा होता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती इस तरीके से, क्लियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज एरिया वेक्टर, अभी दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर। तो 90 डिग्री के लिए cos 90 हमारे पास 0 होगा। और आप देख सकते हैं कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस एरिया से क्रॉस नहीं करेंगी, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होगी, उसका डायमेंशन क्या होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट होगी वेबर। क्लियर। यहां से वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम बात करें CGS यूनिट की, मैक्सवेल, मैक्सवेल इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। यहां से अगर हम डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहें, चलो पहले अगर मैं डिफाइन करूं कि अगर हम 1 वेबर को डिफाइन करें तो 1 वेबर क्या है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, क्लियर, और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो थीटा है, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है थीटा, वो कितना है, 0 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो कि हम पढ़ चुके हैं 1 टेस्ला होती है, तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए रीजन in which if magnetic field 1 Tesla is in direction of the normal to the plane where area of the plane is 1 meter square, ठीक है, then magnetic flux of the region is 1 Weber। अगर यहां से हम बात करें डायमेंशन की, what is the dimension of magnetic flux, देखिए डायमेंशन के लिए हम क्या लेकर चलेंगे कि हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अभी देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा था इससे पहले
कि F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी पढ़ा था। तो यहां से अगर मैं B की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगी, F अपॉन क्यू वी। क्लियर? इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होगा F अपॉन क्यू वी इंटू एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये हो गया m1 l1 t माइनस 2। क्लियर? फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई चार्ज के लिए डायमेंशन हम क्या यूज करेंगे, करंट इनटू टाइम 80। वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1 और एरिया के लिए अगेन l की पावर 2। अब देख लीजिए अपने हिसाब से ऊपर ले चले, इस l से ये कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ऊपर l कितने बचे, ये एक कैंसिल हो गया, एक बचा और एक ये है, दो हो गए। m हो गया 1, l हो गया 2। अभी है t की बारी, ये t इस t से कैंसिल हो गया, अगेन t हो गया माइनस 2। अब ओनली एम्पियर बचा, एम्पियर की पावर माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, ये होगा। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी इसके बाद हमारे पास यहां से हम देख सकते हैं कि जो m1 l2 t माइनस 2 ये जो डायमेंशन है ये किसका डायमेंशन है, ये वर्क का डायमेंशन है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी का डायमेंशन है। क्लियर? और एनर्जी की जो यूनिट है हमारे पास वो क्या होती है, जूल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, जूल पर एम्पियर। क्लियर? दूसरा हम यहां से एक चीज देख सकते हैं, जूल। जूल क्या है हमारे पास, वर्क। क्लियर? और यहां से अगर मैं बात करूं वर्क और करंट, यानी कि करंट को हम क्या लिखेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड हमारे पास जनरली करंट है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, देखो जूल पर कूलम्ब, ये पर सेकेंड को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो सेकेंड हो जाएगा। जूल पर कूलम्ब क्या है, वोल्ट, वोल्ट सेकेंड। क्लियर? या फिर जूल सेकेंड पर कूलम्ब। तो यहां से मैंने कुछ आपको यूनिट्स बताई हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, कि ये यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की हो सकती है। ठीक है, जूल के टर्म में, वोल्ट के टर्म में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम आपको बताएंगे हेनरी के एक्सपेरिमेंट के बारे में और जो फैराडे सर ने जो ला दिए थे हमें उनके बारे में। ठीक है, स्टडी कंटिन्यू। थैंक यू।